नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। श्रद्धा के आरोपी कातिल का होगा नार्को टेस्ट, खुलेगा मर्डर का पूरा राज। साकेत कोर्ट ने दिया आदेश, सीसीटीवी भी खंगाला जा रहा है। भारत को मिली G20 समिट की अध्यक्षता, इंडोनेशिया ने सौंपी मोदी को कमान। ऋषि सुनक कई नेताओं से मिले प्रधानमंत्री मोदी, सबने की यूक्रेन युद्ध की निंदा। शेयर बाजार में कभी कभी लाल किला 5 रुपए में मिलता है, बट अपने पास 5 रुपया भी नहीं रहता है उस टाइम। द आइडिया दैट समटाइम्स यू गेट सच ग्रेट बार्गेन्स इन द स्टॉक मार्केट, बट वी डोंट इवन हैव दैट मनी एट दैट टाइम, एंड इट वाज सेड बाय द लैटर पर्सन, मिस द मनी। अच्छे शेयर हमेशा होते हैं मल्टी बैगर, भारत में रहे निवेशित। मार्केट गुरु रमेश दमानी की CNBC आवाज के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल से बेबाक बातचीत। कहा, कुछ सालों में सेंसेक्स होगा 1 लाख। डिफेंस, रेलवे, IT सेक्टर में निवेश की सलाह। ग्लोबल हेल्थ की शानदार लिस्टिंग, इश्यू प्राइस से शेयर 19% ऊपर लिस्ट हुआ। बीकाजी फूड्स भी लिस्टिंग पर 7% दौड़ा। गुजरात में भूपेंद्र पटेल ने घाटलोटिया सीट से भरा नामांकन, अमित शाह भी रहे मौजूद। रैली में किया ऐलान, भूपेंद्र पटेल ही होंगे बीजेपी के CM। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का तीसरी बार राष्ट्रपति चुनाव लड़ने का ऐलान। कहा, फिर 2016 वाला होगा चुनावी अभियान। बाइडेन और डेमोक्रेट्स पर साधा निशाना। श्रद्धा की हत्या के आरोपी आफताब का नार्को टेस्ट होगा। कोर्ट ने आफताब के नार्को टेस्ट की इजाजत दे दी है। पुलिस ने साकेत कोर्ट में आफताब के नार्को टेस्ट के लिए अर्जी लगाई थी। वहीं दिल्ली पुलिस आज भी महरौली के जंगलों में सर्च अभियान चला रही है। जंगल के हर एंट्री पॉइंट पर पुलिस वालों को तैनात किया गया है। वहीं एक CCTV वीडियो भी मिला है। डिटेल्स लेते हैं अंकिता दुबे से। अंकिता, बताइए आज के बड़े अपडेट्स क्या हैं? कहता है कि कातिल ने किस सफाई से धोई है अपनी आस्ती, शायद उसे खबर नहीं कि लहू भी बोलता है। और बिल्कुल यही हुआ आफताब के साथ। आज आखिर आफताब पुलिस के शिकंजे में है, पुलिस की गिरफ्त में है। लेकिन इस वक्त हम मौजूद है महरौली के उन्हीं जंगलों में जहां पर आफताब ने अपनी प्रेमिका श्रद्धा के शरीर के 35 टुकड़े कर फेंक दिए थे। कल पुलिस यहां पर इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, खुद आफताब के साथ यहां पर पहुंची थी। आज भी पुलिस यहां पर सर्च ऑपरेशन चला रही है, क्योंकि पुलिस के सामने आफताब ने ये गुनाह कबूल किया है कि 35 टुकड़े थे, जिनमें से माना यह जा रहा है, जानकारी ये मिल रही है कि 10 टुकड़ों को बरामद कर लिया गया है। 25 जो टुकड़े थे उनके लिए यहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था। पुलिस कोशिश कर रही है कि बरामद उन्हें भी कर ले जाए और उसके बाद DNA टेस्ट श्रद्धा के पिता के साथ किया जाए। श्रद्धा जो कि विवाह करके अपने ससुराल जाना चाहती थी, आज वो यहां आ पहुंची। जिंदा लाश नहीं, मुर्दा लाश नहीं, बल्कि 35 छोटे छोटे टुकड़ों में। हालांकि पुलिस की ओर से लगातार इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और ये इन्वेस्टिगेशन अब दिल्ली से मुंबई तक पहुंच गई है और कोशिश यही है कि जल्द से जल्द इस हत्या की गुत्थी को सुलझाया जाए। श्रद्धा हत्याकांड का क्या है सच? आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा, शाम 7:57 पर। और अब बात करते हैं G20 समिट की। बाली में G20 सम्मेलन खत्म हो गया और अब अगले साल समिट के लिए समिट का अध्यक्षता भारत को मिल गई। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G20 की अध्यक्षता सौंप दी। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत की अध्यक्षता समावेशी, महत्वाकांक्षी, निर्णायक और काम करने वाली होगी। भारत 1 दिसंबर से G20 की अध्यक्षता संभालेगा। इसके अलावा आज पीएम मोदी ने कई देशों के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय मुलाकात की। इसमें ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से मुलाकात भी शामिल थी। G20 की अध्यक्षता का दायित्व इस पवित्र द्वीप बाली में ग्रहण कर रहे हैं भारत और बाली का बहुत ही प्राचीन रिश्ता है। एक्सेलेंसीज, भारत G20 का जिम्मा ऐसे समय ले रहा है जब विश्व जियोपॉलिटिकल तनावों, आर्थिक मंदी,
खाद्यान्न और ऊर्जा की बढ़ी हुई कीमतों और महामारी के दीर्घकालीन दुष्प्रभावों से एक साथ जूझ रहा है। ऐसे समय विश्व G20 की तरफ आशा की नजर से देखता है। आज मैं ये आश्वासन देना चाहता हूं कि भारत की G20 अध्यक्षता इंक्लूसिव, एम्बिशियस, डिसिसिव और एक्शन ओरिएंटेड होगी। और आज क्या कुछ हुआ बाली में, अपडेट लेते हैं अभिषेक झा से। अभिषेक जी बताइए, आज खास क्या रहा और अब तो भारत को अध्यक्षता मिल गई। इस बार की जो G20 की अध्यक्षता इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो के पास थी और अगली बार यानी 2023 में भारत G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। भारत के पास की अध्यक्षता होगी। प्रधानमंत्री ने एक कार्यक्रम में ऑफिशियली जो हैंडओवर सेरेमनी थी, जिसमें इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगले साल की G20 की अध्यक्षता सौंपी है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत महिलाओं को भी जो विकास के पथ है, चाहे जो प्रॉस्पेरिटी है, उसमें शामिल करना चाहती है। वुमेन लेड प्रॉस्पेरिटी की बात की प्रधानमंत्री ने। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने कहा है कि आने वाले साल की जो प्रेसिडेंसी है भारत की, उसमें वसुधैव कुटुंबकम ही भारत का थीम होगा, जिसको लेकर कि वो भारत आगे बढ़ेगा। G20 के तमाम नेताओं को इस मुद्दे पर और इसके अलावा दुनिया के जो तमाम मुद्दे हैं, जो चुनौतियां हैं, जो समाधान निकाले जा सकते हैं, उन पर एकजुट करके लाने का प्रयास किया जाएगा। इस बार के G20 में सबसे बड़ी चिंता ये थी कि क्या जो सभी पक्ष हैं वो एक राय कायम कर पाएंगे और एक संयुक्त वक्तव्य जारी हो पाएगा। लेकिन इंडोनेशियाई राष्ट्रपति जोको विडोडो के तमाम प्रयासों के बावजूद और जो लीडर्स हैं उनके साथ एक नेगोशिएशन के बाद ये संभव हो पाया है। और इस बात से इस तर्क को ज़रूर बल मिला है कि G20 की जो प्रासंगिकता है वो पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। भले ही विवाद हो, भले ही मतभेद हो, लेकिन G20 के सभी देश अभी भी एक साथ मिलकर एक राय कायम करके दुनिया की प्रॉस्पेरिटी के लिए, दुनिया के विकास के लिए, समृद्धशाली भविष्य के लिए अभी भी काम करने को तैयार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक। और इधर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में एक बार फिर से उतरने का ऐलान कर दिया है। ट्रंप ने कहा है कि 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के दावेदार होंगे। इस संबंध में ट्रंप ने अमेरिकी चुनाव आयोग के पास आधिकारिक दस्तावेज भी जमा करा दिए हैं। ट्रंप ने कहा है कि वह अमेरिका को एक बार फिर से महान बनाने के लिए 2024 में राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपनी दावेदारी का ऐलान करते हैं। वो ये चुनाव इसलिए लड़ने जा रहे हैं क्योंकि उनका विश्वास है कि दुनिया ने अमेरिका की महानता अभी तक देखी नहीं है। वो अमेरिका को एक बार फिर पहले नंबर पर लेकर आएंगे। 2 years ago, we were a great nation, and soon we will be a great nation again. When given the choice, boldly, clearly, and directly, I believe the American people will overwhelmingly reject the left's platform of national ruin, and they will embrace our platform of national greatness and glory. This will not be my campaign. This will be our campaign altogether. और अब बात करते हैं आज के मार्केट की। वीकली एक्सपायरी से पहले बाजार कंसोलिडेशन के मूड में दिखाई दिया। सेंसेक्स 52 हफ्ते के ऊपरी स्तर पर बंद हुआ, वहीं निफ्टी 6 पॉइंट चढ़कर 18,410 पर बंद हुआ। वहीं मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में दबाव रहा। आज के कारोबार में सबसे ज्यादा तेजी शुगर, रेलवे और डिफेंस शेयरों में रही। बैंकिंग, IT शेयरों में आज हल्की खरीदारी देखने को मिली। और 2023 में भी बैंक आउट परफॉर्मर साबित होंगे, ऐसा कहना है कार्नेलियन कैपिटल एडवाइजर्स के फाउंडर्स विकास खेमानी का। वहीं विकास खेमानी ने निवेशकों को बैंकिंग सेक्टर में निवेश बनाए रखने की सलाह दी है। मुझे लगता है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, स्पेशली जो क्रेडिट है, वो अभी तक शुरुआत हुई है। जो हमने देखा है ये अगले 2-3 साल और अच्छे से चल सकता है। तो मुझे लगता है कि 23 का भी स्टार परफॉर्मर बैंकिंग ही रहेगा। 22 का तो है ही। तो वहाँ पे पैसा लगा के रखना चाहिए और लगाए हुए रहने से निकालना नहीं चाहिए। दूसरा मुझे लगता है कि क्या अपना जो ऑटोमोबाइल है वो भी एक सेक्टर काफी समय बाद निकला है बाहर, तो उसमें भी मोमेंटम और बढ़ोतरी बनी रहेगी। क्योंकि पहले 5 साल तक बिल्कुल ग्रोथ नहीं आई और अभी जैसे थोड़ा चिप शॉर्टेज खत्म हुई,
ग्रोथ आनी चालू हो गई है, तो वो एक अच्छी सिचुएशन है। तीसरा ये मानना है कि इन्वेस्टमेंट साइकिल काफी समय से बाद चालू हुई है। जो मैन्युफैक्चरिंग लेड प्लेयर्स हैं, कैपिटल गुड्स प्लेयर हैं, वो भी मोमेंटम में बने रहेंगे। तो ये 3-4 जो सेगमेंट है, ये एक मेरे को लगता है ठीक ठाक रहेगा। और बाजार की सबसे बेबाक आवाज और मार्केट गुरु रमेश दमानी से सीएनबीसी आवाज के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल ने खास बातचीत की। रमेश दमानी का मानना है कि सरकारी डिफेंस और रेलवे कंपनियों में अच्छी कमाई होगी। India is large, is a buffet of choices, you say. जो हमने अभी लिया recently, I would say some defense PSUs, some railway PSUs, and some technology shares. Defense and rail has done well, so we bought and sold them. So I'm being very clear that I've not bought all of them. I bought and sold some of them. But they offer very good opportunities to people. ये क्या एक PSU क्षेत्र था, एकदम neglected था, कोई फर्म आज देखना ही था. And yet these companies were available with single-digit PEs, 6-7% yield, and जो order book थी, visibility was for 5-10 years time. So that made for good economic sense to me. And जो point I think market ने नहीं समझा कि government is very interested in capital expenditure. How do they do this capital expenditure? They will do this through some of these listed PSUs. और हॉस्पिटल चेन चलाने वाली कंपनी ग्लोबल हेल्थ की लिस्टिंग शानदार रही। एनएसई पर 336 रुपये इशू प्राइस के मुकाबले 19% प्रीमियम पर 401 रुपये प्रति शेयर पर लिस्टिंग हुई। वहीं शानदार लिस्टिंग पर कंपनी के सीएमडी नरेश त्रेहन ने सीएनबीसी से खास बातचीत की। The fact that this is all driven over the back of the finest quality of healthcare that can be delivered. So our patients have actually contributed to our success because of the fact that we do have that model where all the super specialists are working on the same platform and are able to give their best to any and every patient that comes into the Vedanta system. So this has rewarded us handsomely, and we will continue to stick to our core of the highest quality at the best affordable price that we can give. So that's the story which is unfolding, and it has over the last 10-11 years, and it will continue to roll out as we build and into different areas. और स्पाइस जेट के सीएमडी अजय सिंह ने आज वित्त मंत्रालय के सीनियर अधिकारियों से मुलाकात की। मुलाकात के बाद अजय सिंह ने कहा कि ECLGS के तहत कंपनी को जल्द ही 1000 करोड़ रुपए मिलेंगे। साथ ही बेड़े में नए विमान जोड़ने से कई नए डेस्टिनेशंस पर भी उड़ानें शुरू होंगी। जो अभी स्थिति है आपके फ्लाइट की, सरकार की तरफ से जो ECLGS से मदद मिलने वाली थी, उसको लेकर क्या अपडेट है सर? देखिए, ECLGS हम बहुत सरकार के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने ये स्कीम को एक्सटेंड किया और स्पाइस जेट में और 900 से 1000 करोड़ रुपए का सपोर्ट मिलेगा इससे, और हमें लगता है कि अगले कुछ हफ्तों में वो पैसा भी आ जाएगा। सर, एक सवाल और कि जो नए जो आपके बेड़े में कई सारे शामिल हुए हैं नए, उससे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल कितने? अभी 7 जहाज़ हमारे बेड़े में शामिल हुए हैं और 5 जहाज़ आने की उम्मीद है अगले कुछ हफ्तों में, और उससे डोमेस्टिक डेस्टिनेशंस भी और इंटरनेशनल दोनों पे ही थोड़ा सा बढ़ोतरी हुई। और नए रूट्स को लेकर जो डोमेस्टिकली आप प्लानिंग कर रहे हैं? हाँ, उसमें प्लान कर रहे हैं। उसमें कई रूट्स तो हमारे जो उड़ान के रूट्स हैं उनको रीस्टार्ट किया जाएगा। कई सारे रूट्स जो हॉलिडे डेस्टिनेशंस वगैरह के रूट्स हैं उनको हम शुरू करेंगे। ओवरऑल एविएशन सेक्टर में बजट को लेकर कुछ आप? ओवरऑल तो बजट में जो एक फंडामेंटल इशू हमेशा से रहा है कि इवन दो इट्स नॉट एन इशू ऑफ द बजट, इट इज़ दैट ATF मस्ट कम अंडर GST। लेकिन जब तक ये नहीं होता तब तक हम ये चाहेंगे कि जो एक्साइज ड्यूटी ATF पे लग रही है, क्योंकि एक एड वेलोरम ड्यूटी है, तो जैसे जैसे ऑयल का दाम बढ़ता जाता है तो ये ATF पे ये जो एक्साइज ड्यूटी है ये भी बढ़ती जाती है। तो हमारी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि इतने मुश्किल वक्त से एविएशन सेक्टर गुजर रहा है, तो उस ATF पे जो एक्साइज ड्यूटी है उसको कुछ समय के लिए सस्पेंड किया जाए। और अब आपको लिए चलते 2 राज्यों के चुनावी दंगल में।
गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में आज घाटलेडिया विधानसभा क्षेत्र से अपना नामांकन दाखिल किया। इससे पहले अमित शाह और भूपेंद्र पटेल ने घाटलोडिया में रोड शो किया। इसके बाद दोनों नेताओं ने एक जनसभा को संबोधित भी किया। अमित शाह ने कहा कि उनके साथ गुजरात के अगले मुख्यमंत्री हैं। अमित शाह ने चुनाव में फिर से बीजेपी की सरकार बनाने का भरोसा जताया। उन्होंने कहा कि बीजेपी इस बार सभी रिकॉर्ड तोड़ देगी और सबसे ज्यादा सीटें जीतेगी। गुजरात चुनाव में राजनीतिक पार्टियां जीत के बड़े दावे कर रही हैं। अहमदाबाद में कांग्रेस ने अपने कार्यालय के बाहर काउंटडाउन क्लॉक लगाई है। इस क्लॉक के जरिए कांग्रेस ये बताने की कोशिश कर रही है कि वो कितने समय बाद गुजरात में सत्ता में आएंगे। डिजिटल घड़ी में के नीचे गुजराती में लिखा है, अब परिवर्तन निश्चित है। हालांकि 8 दिसंबर को पता चलेगा कि कांग्रेस का टाइम बदलता है या नहीं। क्या आपको भी लगता है कि जो घरेलू गैस सिलेंडर आपको मिलता है उसमें गैस कम है? अगर हाँ, तो अब ये टेंशन आपकी खत्म हो सकती है, क्योंकि अब एलपीजी गैस सिलेंडर पर एक QR कोड होगा। इसमें गैस सिलेंडर के वजन और एक्सपायरी समेत पूरी हिस्ट्री भी होगी। 3 महीने में ये सब शुरू हो जाएगा। IOCL के ED से बात की संवाददाता आलोक प्रियदर्शी ने। जल्द ही अब हर घरेलू एलपीजी सिलेंडर पर QR कोड लगा होगा। जी हाँ, ये QR कोड इस एलपीजी सिलेंडर की जन्मपत्री होगी, यानी इससे ग्राहक को पता चल सकेगा कि ये सिलेंडर कितना जेन्युइन है, कितना सेफ है, ये तमाम चीज़ें। कंपनी का कहना है कि इस QR कोड के जरिए पूरी ट्रैकिंग होगी, जिससे कि उन्हें असेट्स और इन्वेंट्री मैनेजमेंट में काफ़ी मदद मिलेगी। लेकिन ग्राहक को इससे और क्या फ़ायदा होगा, वो जानने के लिए हम इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मनीष ग्रोवर जी, ED स्ट्रेटजिक। आप बताइए कि ग्राहक को इस QR कोड से क्या फ़ायदा होगा? ग्राहक को संक्षेप में अगर मैं बताऊं तो 3 बेसिक फ़ायदे हैं कि उसको ये जेन्युइनली पता चलेगा कि ये सिलेंडर किस प्लांट से भरा है, किस दिन भरा है और इसकी टेस्ट डेट्स क्या हैं। तो उसको एश्योर्ड रहेगा कि ये सिलेंडर सेफ़ है, ड्यू फॉर टेस्टिंग की डेट उसके आगे की है और जिस भी डिलीवरी मैन ने उसे डिलीवर किया है और किस भी डिस्ट्रीब्यूटर से आया है उसके बारे में उसको सूचना प्राप्त रहेगी। तो इसके ज़रिए वो एश्योर्ड रहेगा कि ये सिलेंडर जो है हमारे प्लांट से आया है और सेफ़ है पूरी तरह से और वो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं पूरी तरह। और इसके अलावा ट्रैकिंग का डाइवर्जन, और ट्रैकिंग का जो डाइवर्जन है कि अगर सिलेंडर किसी और तरीके से घूम के अगर उसके पास आया है, वो भी उनको पता चल पाएगा कि वो सिलेंडर में गैस पूरी है नहीं है, वो चीज़ें भी उसको पता चल पाएंगी। कुछ इस तरह से अगर मोबाइल में अपने इस QR कोड को स्कैन करेंगे तो इस तरह का डिस्प्ले आपके मोबाइल के वेबसाइट पर खुलेगा, जिसमें पता चल सकेगा किस बॉटलिंग प्लांट में इसको भरा गया है, कहाँ से घूम के आया है, किस डीलर के पास है, ये तमाम जानकारियाँ। यानी कुल मिलाकर इस LPG गैस सिलेंडर की पूरी जनपत्री इसके साथ होगी। कंपनी का कहना है कि ये जो पुराने गैस सिलेंडर होंगे उसमें इस तरह के QR कोड को चिपका दिया जाएगा और नए जो भी LPG गैस सिलेंडर होंगे वो इसमें इस तरह के QR कोड एम्बेडेड लगा होगा। और कंपनी के मुताबिक ये इस पर काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है और इंडियन ऑयल के मुताबिक अगले 3 महीने में उनके सभी LPG सिलेंडर पर ये QR कोड मौजूद होगा। इससे कुल मिलाकर अब देखेंगे तो कंपनी को तो फ़ायदा होगा ही, साथ ही ग्राहक को भी कई तरह के इससे बेनिफिट मिलेंगे। कैमरामैन बलबीर के साथ आलोक प्रियदर्शी, CNBC आवाज़, ग्रेटर नोएडा। जिस तरह पेट्रोल में इथेनॉल की ब्लेंडिंग अनिवार्य है, उसी तरह आने वाले दिनों में प्लेन के फ्यूल में भी ब्लेंडिंग शुरू हो सकती है। सरकार इसे लेकर सलाह मशविरा फिलहाल कर रही है, लेकिन सरकार के क्या प्लान है समझने के लिए चलते हैं रोहन सिंह के पास। बताइए रोहन, ATF में क्या ब्लेंड किया जा सकता है और सरकार की पूरा मैकेनिज्म क्या सोच रही है सरकार? जी, जिस तरीके से पेट्रोल में इथेनॉल की ब्लेंडिंग का रोड मैप सरकार ने बनाया है, उसी तर्ज पर सरकार जेट फ्यूल यानी कि ATF में सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल की ब्लेंडिंग का भी एक रोड मैप तैयार कर रही है। इसके लिए पॉलिसी पर विचार कर रही है और इसी के लिए जो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है वो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के साथ जो है वो कंसल्टेशन लगातार कर रही है। दरअसल जो SAF है, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल है, ये जेट फ्यूल ही है, लेकिन इसमें जो कार्बन है वो कम होता है और कार्बन जो एमिशंस होते हैं वो कम होता है। हालांकि इसकी जो कीमत है वो जेट फ्यूल के मुकाबले थोड़ी
थोड़ी ज़्यादा होती है, इसलिए बहुत सारे एयरलाइंस अभी इसको अपना नहीं रहे हैं और सरकार को ये लगता है कि जब तक इसे मैंडेटरी ना किया जाए या उसको लेकर इंसेंटिव ना दिया जाए तब तक जो है अधिक से अधिक एयरलाइंस इसको नहीं अपनाएंगे और इसलिए इस पॉलिसी पर काम हो रहा है। सरकार की ये भी कोशिश रहेगी कि भारत में SAF का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ाया जाए ताकि जो कीमत है वो जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा या डिमांड बढ़ेगी तो कीमत जो है उसकी कंट्रोल में आएगी और वो आने वाले दिनों में ATF के बराबर हो जाए ताकि अधिक से अधिक जो एयरलाइंस है उसको अपनाएं और इसी को लेकर ये पूरी पॉलिसी तैयार हो रही है। हालांकि अभी ये कंसल्टेशन की प्रक्रिया में है लेकिन आने वाले दिनों में हम जो ब्लेंडिंग है ATF की उसको लेकर एक पॉलिसी जरूर देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रोहन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वर्चुअली बंगलुरु टेक समिट का उद्घाटन किया। बंगलुरु टेक समिट का ये 25वां संस्करण है जो 16 से 18 नवंबर तक चलेगा। पीएम ने कहा कि देश में यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स की संख्या दोगुनी हो गई है, अब हम दुनिया में तीसरे नंबर पर हैं। इसके अलावा पीएम ने कहा कि बंगलुरु टेक्नोलॉजी का घर है, ये इनोवेशन का शहर है। बता दें बंगलुरु टेक समिट में इस बार 30 हिस्सा लेंगे और इसके अलावा 550 से अधिक प्रदर्शकों, एग्जीबिटर्स, 2000 स्टार्टअप्स और 5000 व्यवसायियों के हिस्सा लेने की भी उम्मीद है। India jumped the 40th rank in the Global Innovation Index in this year. In 2015, we were ranked 81. The number of unicorn startups in India had doubled since 2021. We are now the third largest startup hub in the world. We have over 81,000 recognized startups. There are hundreds of international companies that have R&D centers in India. This is due to India's talent pool. इधर कांग्रेस के घर में ही घमासान नहीं संभल रहा है। चुनावी सीजन में राजस्थान में मामला फिर से उलझता जा रहा है। राज्य के कांग्रेस प्रभारी अजय माकन ने राजस्थान कांग्रेस प्रभारी के तौर पर काम नहीं करने के लिए एक चिट्ठी लिखी है। माकन ने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को 8 नवंबर को चिट्ठी लिखकर राजस्थान प्रभारी के तौर पर काम करने से मना कर दिया है। साथ ही दूसरा प्रभारी ढूंढने की अपील की है। इस चिट्ठी के बाद अब माना जा रहा है कि माकन राजस्थान प्रभारी के तौर पर नहीं रहेंगे। अजय माकन ने चिट्ठी में 25 सितंबर को गहलोत गुट के विधायकों की बगावत और उन पर एक्शन नहीं होने का मुद्दा उठाया। माकन ने लिखा है कि दिसंबर के पहले हफ्ते में भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान आ रही है। 4 दिसंबर को उपचुनाव हो रहे हैं। ऐसे में राजस्थान का नया प्रभारी नियुक्त किया जाना जरूरी है। भारत जोड़ो यात्रा और उपचुनाव से पहले प्रदेश प्रभारी का पद छोड़ना कांग्रेस की खींचतान में एक नया चैप्टर माना जा रहा है। नासा ने आज मिशन मून आर्टेमिस 1 लॉन्च किया। करीब 3 साल बाद अब फिर मानव के कदम चांद पर पड़ने को तैयार हैं। फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से रॉकेट को लॉन्च किया गया। ये तीसरी बार है जब इसे लॉन्च किया गया है। इसके पहले जो 2 बार ये कोशिश हुई थी वो तकनीकी गड़बड़ी और मौसम की खराबी के चलते नाकाम रही। इस पूरे मिशन को 3 हिस्सों में बांटा गया है, आर्टेमिस 1, आर्टेमिस 2 और आर्टेमिस 3। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर अपडेट रहिए, जुड़े रहिए CNBC आवाज से ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।